दोस्तों, अगला जो मार्केट का टाइप है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता। अगर इस पर्टिकुलर मार्केट की बात की जाए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। ये एक ऐसी बाजार की संरचना है इन विच देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक ही वस्तु को बेचने वाले जो विक्रेता हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में है, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर differs in some respect from the product of other seller, यानी कि हर विक्रेता के द्वारा जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो कहीं ना कहीं विशेषताओं के आधार पर दूसरे पर्टिकुलर सेलर से कहीं ना कहीं थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है। यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहां पर सेलर्स भी काफी ज्यादा होंगे, बड़ी संख्या में होंगे, खरीदने वाले यानी कि बायर्स भी काफी बड़ी संख्या में होंगे, लेकिन वस्तुएं जो होंगी वो लगभग एक ही किस्म की होंगी, लेकिन हर विक्रेता के द्वारा उसी वस्तु को अलग अलग तरीके से और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से बनाया और बेचा जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से देख लेते हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, नाम है J.S. Bains। इनके अनुसार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यानी कि एक ही वस्तु का दूसरा सब्स्टिट्यूट होना, जैसे कि कोका कोला और पेप्सी। ये देखिए एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड है, ये आप सभी को पता है। तो J.S. Bains के अनुसार ये कहा गया है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही वस्तु के दो अलग अलग सब्स्टिट्यूट या एक ही तरह की वस्तु का जो इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, उसके अलग अलग ब्रांड्स वहां पर आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर अलग अलग तरह की वस्तुएं जो कि आपस में एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं उनको सेल करते हैं, यही मार्केट आपका कहलाता है मोनोपोलिस्टिक और कंपटीशन मार्केट। अब फीचर्स की अगर बात की जाए, विशेषताओं की बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको बताया लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि इस मार्केट में, इस बाजार में जो फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में होती हैं। ठीक है, under monopolistic competition there is a large number of firms selling closely related products। ठीक है, closely related यानी कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, बड़ी संख्या में कंपनियां हैं, आपस में एक दूसरे की तरह दिखने वाली वस्तुएं या एक ही समान वस्तुओं को बेच रही हैं। ये मार्केट आपका है मोनोपोलिस्टिक। तो बड़ी संख्या, याद रखेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो फर्म्स हैं, प्रोडक्शन जिन फर्म्स के द्वारा किया जाता है उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और खरीदने वालों की भी जो संख्या होती है काफी बड़ी होती है, काफी ज्यादा होती है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स के बाद अगर हम समझेंगे, thus the control of a particular firm is somewhat diminished when compared to that ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट में हमने देखा था कि एकाधिकार बाजार जो होता था, मोनोपोली में वहां पर एक ही फर्म होती थी, एक ही कंपनी होती थी जो कि पर्टिकुलर वस्तु का या सर्विस का प्रोडक्शन करती होती थी। जैसे कि इंडियन रेलवे, अब भारतीय रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं अवेलेबल है ना, तो भारतीय रेलवे की मोनोपोली है इंडियन रेलवे सेक्टर में। ठीक है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में बात करें तो यहां पर एक विक्रेता नहीं होगा, यहां पर काफी सारे विक्रेता होंगे, काफी सारी यहां पर फर्म्स होंगी और बहुत ज्यादा फर्म्स होने की वजह से कोई भी पर्टिकुलर फर्म या कोई भी स्पेशल फर्म अपनी मोनोपोली वहां पर स्थापित नहीं कर सकती। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में मेजर डिफरेंस यह है कि मोनोपोली में एक स्पेशल फर्म का वहां पर अधिकार होता है, वही वहां पर सेल करती है, वही उसकी विक्रेता होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में बेचने वाले विक्रेता एक से ज्यादा होते हैं, एक नहीं होते। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है, अंतर है मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में। आगे बढ़ेंगे और दूसरे फीचर की ओर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से किस तरह भिन्न है या अलग है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। This differentiation could be on the basis of quality, packaging, color, etc. On this differentiation could also be just a matter of perception। यहां पर बात की जा रही है कि जैसे बेचने वाले एक से ज्यादा यहां पर विक्रेता है, तो कहीं ना कहीं वस्तु को थोड़ा अलग दिखाना है। ठीक है, वस्तु को थोड़ा अलग दिखाना है। लाइक कोका कोला और पेप्सी, एक ही पर्टिकुलर वस्तु के दो अलग अलग सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग में या कलर में, ठीक है, या यूं कहें कि क्वालिटी को वहां पर डिफरेंशिएट करके दूसरे प्रोडक्ट से अलग करके वहां पर बेचने का जो जिम्मा होता है वो फर्म उठाती है।
तो यहां पर आपको वस्तु एक ही तरह की जरूर मिलेगी, लेकिन उनकी क्वालिटी, पैकेजिंग, प्राइस थोड़ा बहुत वहां पर भिन्नता होगी, तभी तो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को अट्रैक्ट किया जा सकेगा। तो यहां पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होगा, चाहे पैकेजिंग में हो, कलर में हो या क्वालिटी में हो। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ, यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट इवन इफ दे लुक डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट टेस्ट, द प्रोडक्ट इट हैज अ सेम यूज। यानी कि बिल्कुल यहां पर जो लिखा हुआ है वो ये कहता है कि आप सभी ने अलग अलग तरह के टूथपेस्ट जरूर देखे होंगे, अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट देखे होंगे, अलग अलग कंपनियों के टूथपेस्ट देखे होंगे, उनके रंग अलग अलग होंगे, शायद प्राइस भी थोड़ा अलग अलग होते हैं, कलर भी अलग अलग होता है, लेकिन उन सबका जो इस्तेमाल है, यूज है, वो एक ही होता है कि सुबह सुबह ब्रश पर लगा के दांतों को साफ करना। तो इस्तेमाल एक ही है, यूज एक ही है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट कलर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और पैकेजिंग के हिसाब से अलग अलग होता है, और इसी आधार पर उस प्रोडक्ट को बेचा भी जाता है। जैसे कि आप सभी ने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, कि आपके टूथपेस्ट में चारकोल है, अलग अलग तरीके के जो सामग्री उसमें डाली जाती है और टूथपेस्ट को प्रेजेंट कर दिया जाता है, ताकि लोग उस क्वालिटी के माध्यम से उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो यहां पर जितने भी टूथपेस्ट के ब्रांड्स हैं या जितनी भी कंपनियां हैं, लाइक कोलगेट है या पतंजलि का टूथपेस्ट है या पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट है, सबकी अगर हम लोग यहां पर बात कर लेंगे तो ये सभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का पार्ट होंगे। चलिए अब बात करेंगे अगले फीचर की, जो है सेलिंग कॉस्ट, यानी कि यहां पर बेचने के लिए क्या कोई लागत लगती है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्म्स स्पेंड a lot on advertisement of their product in order to attract the customer एंड सेल देयर प्रोडक्ट। यानी कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहां पर प्रोडक्ट को बेचने के लिए काफी बड़ी मात्रा में विज्ञापन पे और एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया जाता है। यानी कि आप टेलीविजन पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि कई बार एक ही तरह की रोजमर्रा की सामग्री का जो भी प्रोडक्ट हो, लाइक टूथपेस्ट हो, ऑयल हो, हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, फेस वॉश हो, इस तरह के जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार उनको आपने उनके विज्ञापनों को देखा होगा, वहां पर उनकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वालिटी पर फोकस करके वो आपको सेल किए जाते हैं। तो मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, और जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है उसकी क्वालिटी पर, और क्वालिटी कस्टमर तक कैसे पहुंचे इसके लिए इस्तेमाल की जाती है आपकी एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञापन। तो विज्ञापन पर अच्छा खासा खर्चा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, ताकि प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से किस तरह से भिन्न है, अलग है, यह बताया जाता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। तो अच्छा खासा खर्चा होता है, यह आपको याद रखना है। सेलिंग कॉस्ट काफी हाई होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। नेक्स्ट यहां पर समझेंगे एक अगला फीचर जो है वो है नेचर ऑफ डिमांड कर्व। यह आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डिमांड कर्व पूछा जाता है। डिमांड का मतलब है मांग, कर्व का मतलब है वक्र। तो यह पूछा जाएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो किस तरफ से किस तरफ फ्लोट करता है, या गिरता है या उठता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आल्सो हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आप ये देख सकते हैं इमेज में कि नीचे की तरफ डिमांड जो कर्व है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड ये स्लोप जा रहा है। बस आपको इतना याद रखना है कि इस पर्टिकुलर मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसकी रहेगी, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे ओलिगोपोली मार्केट की, यानी कि अल्पाधिकार बाजार। अब ये किस तरह का बाजार होगा समझते हैं। ओलिगोपोली इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि ओलिगोपोली किस बाजार का ही एक प्रकार होता है, किस बाजार के ही तहत इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो आंसर रहेगा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ही एक प्रकार है। W.H. Fellner wrote a book on oligopoly with the title Competition Among a Few, यानी कि ये जो हमारे सामने एक अर्थशास्त्री है, नाम है W.H. Fellner, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये कहा कि ये जो मार्केट है ये मार्केट कहलाता है कंपटीशन अमंग अ फ्यू, यानी कि ओलिगोपोली पर पूरी एक किताब लिखी गई और उस किताब का जो टाइटल रखा गया वो रखा गया कि जो प्रतियोगिता है वो कुछ लोगों के ही बीच में है। तो एक बात से हमें यह भी समझ में आ जाता है इस बात से कि ओलिगोपोली क्या है। ओलिगोपोली ऐसे मार्केट का टाइप है जहां पर जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वो कुछ ही लोगों के बीच में है। बात की जाए प्रोडक्ट्स की, यानी कि उत्पाद की, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो भी यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा,
और होमोजीनियस होगा। यानी कि इस मार्केट में भी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जितने भी उत्पादकों का उत्पादन होगा, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो यहां पर एक ही तरह के हो सकते हैं या एक ही तरह के दिखने वाले हो सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी एक ही तरीके से किया जा सकता है। तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है या होमोजीनियस होता है, एक ही तरह का दिखने वाला या एक ही तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाला होता है। इस बाजार के अगर उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो आपके सामने है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या मार्केट हैं या इंडस्ट्री हैं जिन्हें ओलिगोपॉली मार्केट में रखा जा सकता है। जैसे कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, इन्हें हम ओलिगोपॉली मार्केट का हिस्सा मान सकते हैं। कार जो इंडस्ट्री है उसको भी हम इस पर्टिकुलर मार्केट का हिस्सा मान सकते हैं। और एयरलाइंस जो इंडस्ट्री है, एविएशन जो सेक्टर है, वहां पर जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं या अपने अपने एयरलाइंस के विमान रन कर रही हैं, उड़ा रही हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेशन में आगे एक एक एग्जाम्पल को यहां पर समझेंगे भी और ओलिगोपॉली मार्केट के इन एग्जाम्पल्स में उनको अप्लाई करने का भी प्रयास किया जाएगा। जैसे कि पहले फीचर की बात करें, देखिए फर्स्ट फीचर यहां पर है इंटरडिपेंडेंस, यानी कि आपस में जो निर्भरता है वो रहेगी, यानी कि परस्पर निर्भरता बनी रहेगी। इंटरडिपेंडेंस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ओलिगोपॉली। अब सर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए ये एक इस तरह से पॉसिबल, अगर हम लोग कार इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं और मारुति सुजुकी नाम की एक कंपनी ने या सुजुकी नाम की एक कंपनी ने ये ऑफर दिया है अपने कस्टमर्स को कि आप हमारी किसी भी कार को अगर परचेज करते हैं तो जो बीमा है यानी कि इंश्योरेंस है वो कार के साथ फ्री दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक कंपनी के द्वारा कोई नया ऑफर दिया जाता है प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ऐड कर दिया जाता है, तो दूसरी कंपनियों पर भी इस बात का दबाव यानी कि प्रेशर पड़ता है कि वो अपने भी प्रोडक्ट के साथ इस क्वालिटी को ऐड करें और ऑफर को ऐड करें। यानी कि सुजुकी को देखते हुए, सुजुकी जो कंपनी है उसको देखते हुए महिंद्रा है, BMW है या दूसरी जो कार निर्माता कंपनियां हैं वो भी अपने प्रोडक्ट में यानी कि कार के साथ बीमा को उन्हें फ्री करना होगा। यानी कि एक कंपनी के द्वारा लिया गया डिसीजन, एक कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट पर लिया गया डिसीजन दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, उनकी सेल पर असर डालता है। तो आपस में जो पूरा मार्केट है कहीं ना कहीं परस्पर होता है, आपस में इंटरडिपेंडेंस होता है। आगे आगे जैसे हम और फीचर डिस्कस करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। नेक्स्ट, when the number of firm is small, any strategy regarding change in the price, output or quality of a product will depend on the rival's reaction for its success. जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब वहां पर फर्म्स की संख्या, कंपनियों की संख्या काफी कम होती है, काफी छोटी होती है, तो स्ट्रेटजी जो भी हम लोग यूज करते हैं, जो भी कंपनी यहां पर रणनीति बनाती है मार्केट में बेहतर लाभ कमाने के लिए, चाहे वो प्राइस से जुड़ा हुआ हो, कीमत से लेकर हो, आउटपुट को लेकर हो या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर हो, कहीं ना कहीं वो दूसरी जो प्रतिद्वंदी कंपनी है, दूसरी कंपनी जो उसके साथ कंपटीशन में है, उनके सक्सेस पर भी कहीं ना कहीं असर डालती है। यानी कि एक कंपनी द्वारा लिया गया डिसीजन दूसरी कंपनी जो कि उसके साथ कंपटीशन पर है उस पर भी असर डालेगी, उसके प्रोडक्ट पर भी असर डालेगी। ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे और एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ओलिगोपॉली मार्केट के फीचर को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ पेप्सी लोअर्स द प्राइस पर बॉटल फ्रॉम 10 to 8, द इफेक्ट ऑफ दिस स्टेप ऑन डिमांड ऑफ पेप्सी विल डिपेंड ऑन द काउंटर स्ट्रेटजी ऑफ कोक। यानी कि अगर पेप्सी ने क्या किया है, कोक को काउंटर करने के लिए, कोक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का एक कोक प्रोडक्ट है, उसको काउंटर करने के लिए अपनी बोतल का जो प्राइस है वो 10 से घटाकर 8 कर दिया, क्योंकि कोका कोला कंपनी भी अपनी बोतल को 10 रुपए में वहां पर सेल कर रही थी। और इसी को उल्टा काउंटर करने के लिए कोक कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का दाम 7 रुपए कर दिया 10 रुपए से लेकर, क्योंकि पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट का दाम 8 रुपए कर दिया था पर बॉटल, लेकिन कोक ने इसको क्या किया, 7 रुपए कर दिया। तो हम यहां पर यह देख सकते हैं कि इसकी वजह से डिमांड ऑफ पेप्सी में डिक्रीज इवन बिलो इट्स इनिशियल लेवल। तो शुरुआती स्तर पर हम ये बिल्कुल देख सकते हैं कि पेप्सी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं घट जाएगी, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। या तो इंसान कोका कोला पीता है या पेप्सी पीता है। यहां पर मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं आप सभी के लिए, इसके अलावा भी दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको भी एग्जांपल के तौर पर लिया जा सकता है। तो प्राइस में यहां पर जो हमने कमी दिखाई, पेप्सी ने सबसे पहले उसको कम किया, उसके बाद कोका कोला ने पेप्सी के प्राइस को काउंटर करने के लिए 1 रुपए कम अपना दाम रखा। तो यहां पर लोग किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वो कोका कोला की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कोका कोला की बोतल 1 रुपए सस्ती है पेप्सी से। तो आप समझ गए होंगे कि पेप्सी और कोका कोला के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं प्राइस के लेवल पर, कीमत के स्तर पर, वो किस तरह से असर डालते हैं दूसरी कंपनियों पर या जो कॉम्पिटिटर हैं उन पर।
तो हमने जाना कि कोका कोला और पेप्सी के द्वारा जो प्राइस लेवल पर जो डिसीजन लिया गया था उससे किस तरह से एक दूसरी कंपनियों ने अपने निर्णय को वहां पर बदला है, या प्रोडक्ट के मामले में बात यहां पर करें तो किस तरह से प्राइस गिराने के बाद पहले पेप्सी के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई थी, लेकिन उसके बाद कोका कोला ने जब अपने बॉटल का दाम 7 रुपये किया तो यहां पर पेप्सी की जो डिमांड थी वो कम हो गई और कोका कोला की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई। तो ओलिगोपोली में आप इस तरह की चीजें देखेंगे। बात करें सेलिंग कॉस्ट की, तो इस फीचर में अगर हम लोग देखते हैं तो सेलिंग कॉस्ट काफी हाई होती है, सेलिंग कॉस्ट पर काफी ज्यादा खर्चा किया जाता है ओलिगोपोली मार्केट की फर्म्स के द्वारा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि ओलिगोपोली मार्केट में जितनी भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं उनको सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन का सहारा लेती हैं। अगर हम लोग कोक और पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं तो जैसे ही समर सीजन आता है, गर्मी के जैसे ही मौसम आता है तो हम लोग बड़ी बड़ी होल्डिंग्स और टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखना शुरू कर देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, और बड़े पैमाने पर उनको एडवर्टाइज किया जाता है, उनके विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और अगर एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड अगर अपना मार्केट में प्राइस कुछ कम करता है दूसरे ब्रांड्स को काउंटर करने के लिए तो उसके भी बड़े बड़े होल्डिंग्स लग जाते हैं, है कि नहीं? तो ओलिगोपोली मार्केट में अच्छा खासा खर्चा जो है वो होता है विज्ञापन पर और एडवर्टीजमेंट पर। बात करते हैं दूसरे फीचर की, जो कि है ग्रुप बिहेवियर। यानी कि ग्रुप का मतलब यहां पर उन फर्म से है, उन कंपनियों से है जो कि एक ही तरह के प्रोडक्ट को बना रही हैं या सेल कर रही हैं। सिंस there are a few firms under oligopoly, there is a tendency among them to come together in order to avoid competition। यानी कि ग्रुप बिहेवियर की हम बात करते हैं कि यहां पर जो फर्म्स हैं काफी कम है, काफी उनकी जो संख्या है काफी छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में सभी की सभी कंपनियां जो कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में सिम बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे वो कार सेक्टर्स में कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हो, चाहे वो एयरलाइन सेक्टर में विमान उड़ाने वाली कंपनियां हो, अगर इनकी संख्या काफी कम है ओलिगोपोली में तो ये आपस में मिलकर इनका जो ग्रुप बिहेवियर है वो बदल सकता है। यानी कि ये सब कंपनियां एक साथ आ सकती हैं क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रही हैं जिसको पूरी पब्लिक परचेज कर रही है। ग्रुप बिहेवियर किस तरह से चेंज हो सकता है? They may meet secretly to negotiate price and quantity in the market। यानी कि सभी कंपनियां आपस में बैठकर बहुत ही सीक्रेटली, यानी कि बहुत ही छुप कर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहां पर किसी को पता ना चले, मीडिया ना पहुंचे, तो काफी सीक्रेटली ये आपस में प्राइस का नेगोशिएशन करती हैं और क्वांटिटी क्या हो मार्केट में प्रोडक्ट की इसको भी तय करती हैं। यानी कि अगर बहुत ही बड़ी मात्रा में मार्केट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन अगर हो जाएगा तो देखिए जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट्स की तो डिमांड क्या हो जाएगी उसके मुकाबले कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को सस्ता करना पड़ सकता है। यानी कि क्वांटिटी और सप्लाई किस तरह से हो उस प्रोडक्ट की उस पर भी डिसीजन लिया जा सकता है और साथ ही साथ प्राइस पर भी। यानी कि सभी कंपनियां मिलकर, अगर वो कंपनियां सिम बेचने वाली कंपनियां हैं तो आपस में मिलकर सिम का जो प्राइस है, ठीक है, उसको फिक्स कर सकती हैं और साथ ही साथ कितने सिम कनेक्शन जारी किए जाएं इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्वांटिटी पर भी चर्चा हो सकती है, सप्लाई पर भी चर्चा हो सकती है। द एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द सेम मैनर एज अ मोनोपोलिस्ट डज। लेकिन ये कंपनियां सर एक साथ आती क्यों हैं? आखिर ये ग्रुप बिहेवियर होता क्यों है? सब कंपनियां मिलकर उस प्रोडक्ट का प्राइस क्यों तय कर देती हैं जिसको वो सभी कंपनियां मिलकर बना रही हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में प्रॉफिट को कमा सकें। 10 कंपनियां एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं, आपस में मिलकर एक ग्रुप डिस्कशन करती हैं ग्रुप बिहेवियर में और ये तय कर देती हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो दाम है कोई भी कंपनी 100 से नीचे नहीं सेल करेगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कंपनी अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम 100 से नीचे नहीं लाएगी तो ऐसी कंडीशन में सभी कंपनियों को लाभ होगा, क्योंकि इससे पहले वो कंपनियां अलग अलग दामों पर अलग अलग प्राइस पर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही थी। तो देखिए उन्हीं का बेनिफिट है, सबने मिलकर उस मार्केट में उस प्रोडक्ट का एक तरह से उस पर मोनोपोली ले ली है और वही उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सभी का ग्रुप है, ठीक है, और उनका प्राइस और क्वांटिटी वही लोग तय करेंगे। बात हो रही थी ग्रुप बिहेवियर की, तो देखिए ग्रुप बिहेवियर में कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है इन कंपनियों को, क्योंकि अगर इन कंपनियों के द्वारा जो सीक्रेटली ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर इसकी भनक सरकार को लग जाती है कि कुछ कंपनियां आपस में मिलकर एक ग्रुप बिहेवियर कर रही हैं जिसके माध्यम से वो सभी कंपनियां जो मार्केट में एक ही तरह के प्रोडक्ट को बनाती हैं और सेल करती हैं उसके प्राइस को और उसकी सप्लाई को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि हेल्दी कंपटीशन उन कंपनियों के बीच में नहीं है। सभी कंपनियां मिलकर मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई
को एक तरह से प्रभावित कर रही हैं, उसके प्राइस को प्रभावित कर रही हैं और मार्केट में प्राइस के माध्यम से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन कंपनियों पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो जो कंपटीशन है वो हेल्दी होना चाहिए, इस तरह से नहीं। ग्रुप बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो व्हेन फर्म form a group secretly to share profit or quantity, it is called collusive oligopoly। collusive oligopoly किसे कहते हैं? जब आपस में कंपनियां मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं आपस में मिलकर जो प्रॉफिट है और उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करती हैं सीक्रेटली और मैक्सिमम लाभ कमाने का सपना देखती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ओलिगोपॉली मार्केट है इसे कहते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपॉली मार्केट। इसका एक एग्जांपल भी हमारे पास है इंटरनेशनल लेवल पर। दिस ग्रुप ऑफ कोल्यूडिंग फर्म्स इज कॉल्ड कार्टेल। One prominent example of cartel is the Organization of Petroleum Exporting Countries यानी कि OPEC। आपने OPEC का नाम सुना होगा और कार्टेल शब्द का नाम भी सुना होगा कि जितनी भी कंपनियां ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं या उनका प्रोडक्शन करती हैं उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है ओपेक, और ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट किया जाए और कितनी मात्रा में ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। साथ ही साथ ये भी डिसाइड करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है या जो क्रूड ऑयल है उसका दाम कितना होना चाहिए। तो ये जो ओपेक इंडस्ट्री है, ओपेक का ग्रुप है, कहीं ना कहीं हम इसे कोल्यूसिव ओलिगोपॉली मार्केट का हिस्सा बता सकते हैं और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ओलिगोपॉली मार्केट में कोल्यूसिव ओलिगोपॉली का। तो ओपेक के द्वारा जो कार्टेल किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग की जाती है जो भी ऑयल है उसके प्राइस पर और उसकी क्वांटिटी पर। दूसरी तरह की जो ओलिगोपॉली होगी उसे बोलेंगे नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपॉली, यानी कि व्हेन फर्म वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कंपनियां काम कर रही हैं एंड कॉम्पीट विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपॉली। यानी कि एक दूसरी कंपनी के बीच में जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है वो है और सभी की सभी कंपनियां इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, एक ग्रुप में आकर काम नहीं कर रही हैं। ग्रुप में आकर काम करेंगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, आपस में ग्रुप बिहेवियर करेंगी, तो हम उसे कोल्यूसिव ओलिगोपॉली में रखेंगे। लेकिन सभी की सभी कंपनियां, मान लेते हैं 8 कंपनियां हैं और सभी की सभी कंपनियां सिम निर्माण करती हैं, जो मोबाइल फोन में सिम डाला जाता है ना, उनका निर्माण करती हैं और सभी की सभी अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, ना ही कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी या पूरे संगठन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को और क्वांटिटी को कंट्रोल करती है। तो ऐसी कंडीशन में नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपॉली कहा जाएगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली। फर्स्ट वन इज कोल्यूसिव ओलिगोपॉली और नेक्स्ट वन इज नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपॉली। याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके गाइस।